वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शाद अहमद और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की फिज़िक्स का थर्ड यूनिट कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या जिसे हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? Every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square the distance between them। अगर हमारे पास, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास m1 और m2 है, उनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो क्या कहता है कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मींस m1 इंटू m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो उनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर करें। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ दो स्टेटमेंट्स हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। सपोज करें कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ masses m1 and m2 are placed at a distance of r from each other. Let F be the force of attraction between the bodies. Then पहली स्टेटमेंट जो है, force of attraction is directly proportional to the product of their masses, that is F directly proportional, ये proportionality का साइन है, m1 into m2। जो दूसरी स्टेटमेंट है वो क्या है? The force of attraction is inversely proportional to the square of the distance between them, that is F is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब ये दो हमारे पास, ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या एक्सप्रेशन आता है? कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब हम कंबाइन करेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस अपॉन r स्क्वायर, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाएंगे तो इक्वल्स टू आएगा, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जो g है, जिसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। g जो है यहाँ पर आएगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर, और इस g की वैल्यू जो है वो अपनी वैल्यू होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर में, और इसका नेचर जो है वो अट्रैक्टिव है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हैं और रिपल्सिव भी हैं, मगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। और ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स है कि मतलब कि फर्स्ट बॉडी जो है वो सेकंड बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, और बदले में जो सेकंड बॉडी है वो फर्स्ट बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, और इक्वल फोर्स है। ये फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है। इट एक्ट्स line joining the center of the bodies. Its mass and distance, it is mass and distance dependent। कि किस पे ये फोर्स डिपेंड करती है? क्योंकि आपने देखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और डिस्टेंस के ऊपर जो है वो डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और इसमें ये ओबे करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्सली जो है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। अब ये आगे जाकर हायर क्लासेस में भी फिर से पढ़ेंगे ये प्रॉपर्टीज़, और आपको ये जो है यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ फिर से जो है आगे पढ़नी है, और यहाँ पर इसे थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। तो अब ये जो है लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, और जैसे जैसे जो डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे जो है ये फोर्स जो है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करेगा, वैसे वैसे ये फोर्स जो है इंक्रीज़ करेगा। ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगी। तो पहली जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर,
it is attractive forces, it is mutual force, it is central force, it is mass and distance dependent, it obeys inverse square law, it is long range force, और उसके बाद it does not depends upon the medium between the interaction of the body। तो इसके लिए जो है कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब हम आगे आएँ और अगर हम g की वैल्यू निकालेंगे तो g की वैल्यू कैसे निकालेंगे, g इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये जो है f मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ये g की वैल्यू, और g की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है, g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। उसके बाद द वैल्यू ऑफ g डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम ऑफ द टू बॉडीज, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। द वैल्यू ऑफ g इज सेम थ्रू द यूनिवर्स एंड हेंस नेम एज द यूनिवर्सल कांस्टेंट डिफरेंट फ्रॉम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल g से इसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है 9.8, और वो जो है वो सरफेस के ऊपर सबसे मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे जो है वो वैल्यू जो है हाइट बढ़ती जाती है तो जी की वैल्यू कम होती जाती है, जैसे जैसे हाइट जो है वो डिक्रीज़ करती है तो हाइट का जो है जैसे जैसे हम अर्थ की तरफ आएंगे तो जी की वैल्यू जो है इंक्रीज़ करेगी, और इनसाइड द सेंटर ऑफ द अर्थ जो है जी की वैल्यू 0 होगी। तो वो स्मॉल जी है, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको बोलते हैं हम। ऐसा यूनिट जो है वो क्या होगा, न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर। अब मान लो अगर हमारे पास जो बॉडीज़ हैं उनका मास जो है वो 1 kg है, दोनों का मास 1 kg है और उनका डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, तो तब g जो है वो किसके बराबर होगा, f के बराबर। देयरफॉर यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है वो न्यूमेरिकली जो है वो क्या होती है वैल्यू, देयरफॉर द यूनिवर्सल कांस्टेंट g इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस। तो अगर हमारे पास जो है वो मास भी, दोनों मासेस जो है 1 यूनिट हो जाएं और डिस्टेंस उनके बीच में जो है 1 यूनिट हो जाएगा, तो उसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो न्यूमेरिकली जो है वो किसके बराबर होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जैसे कि वीकेस्ट फोर्स होती है, और अगर दोनों जो है मासेस हमारे पास 1 kg हो गए और डिस्टेंस जो है सेपरेशन का वो 1 मीटर हो जाएगा, तो f g के बराबर होगा, और f की वैल्यू जो है वो 6.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -11 न्यूटन हो जाएगा। अब क्या है, थ्रू द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ अट्रैक्ट्स वन अनदर कॉन्स्टेंटली, they does not cause any visible motion because gravitational force of attraction between them is very very small। अब ऑब्जेक्ट भी तो हमारे पास, हम अर्थ पे भी तो हम खड़े हैं, और अर्थ पे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है क्या अर्थ जो है उनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और बिल्कुल करती है, मगर हमको जो है वो इसके असर जो है वो क्यों नहीं दिखता, हम जो है एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते हैं। क्यों हम इसलिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत बहुत छोटी है। अब एक सिचुएशन जो है इमेजिन करते हैं, इमेजिन अ सिचुएशन ऑन द अर्थ इफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो यहाँ तो सिर्फ कोलिजन होते रहेंगे। व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स आर वेरी बिग, दे हैविंग वेरी लार्ज मासेस, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम्स एक्सट्रीमली लार्ज। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ on an object of mass 1 kg placed on the ground is 9.8 Newton. The gravitational force between the earth and the moon even at a large distance is very large and it is 2 into 10 raised to 20 newtons। जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ और मून के बीच में कितना है, 2 into 10 raised to 20 न्यूटन।